हेलो दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं आपको समांतर श्रेणी बहुत अच्छा से समझाऊंगा। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और आइए आज मैं आपको दिल से समांतर श्रेणी का जो डर होता है उसे निकाल देंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी एपी किसे कहते हैं? तो वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तथा दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी का अर्थ क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? तो कॉमन डिफरेंस है। दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। अनुक्रम, यह अनुक्रम है 4, 6, 8, 10 डैश डैश है, ये दिया हुआ है। तो यह अनुक्रम है। तो इस अनुक्रम को हम लोग देखेंगे कि ये जो अनुक्रम लिखा हुआ है तो इसके पदों के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर समान है कि नहीं है। अगर समान होगा तो यह समांतर श्रेणी कहलाएगा, चाहे समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे 4 और 6 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ये 6 और 8 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 8 और 10 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इस प्रकार हम इसमें समझ सकते हैं कि 4, 6 में +2 की वृद्धि है, फिर 6, 8 में +2 की वृद्धि है, 8, 10 में +2 की वृद्धि है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्रमागत दो पदों के 4 और 6 के हम लोग दो पद में देखेंगे कि इस पद के अंतर कितना है? तो 2 है। फिर हम लोग 6, 8 को देखेंगे कि इस पद के अंतर कितना है? तो 2 है। फिर 8 और 10 पद के अंतर को देखेंगे कितना है? तो 2 है। तो यहाँ पे सभी जो है अंतर समान है। तो इसी अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ से हम लोग डी निकालना भी सीख जाएंगे। तब ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों, 4, 6, 8, 10 जो है यह एपी में है। 4, 6, 8, 10 डैश डैश एपी में है। एपी में है, हम लोग इसको पहचान लिए कि एपी में है। यह अनुक्रम एपी में है। ठीक है,
तो इसके पहला पद को हम लोग ए कहते हैं। पहला पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। उसके बाद इन सारे पदों को अगर सूचित करना होता है तो इन सारे पदों को हम लोग सूचित करते हैं T1 से, T2 से, T3 से, T4 से। इस तरह से इसमें 4 पद है और भी आगे पद है। तो अनुक्रम समांतर श्रेणी एपी में है तो उसे के पद को हम लोग सूचित कर लेंगे T1, T2, T3, T4। कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला पद क्या होगा? तो यहाँ ध्यान देंगे, यह पहला पद है। पहला पद समांतर श्रेणी का पहला पद है। पहला पद को ए से भी सूचित करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर कभी पूछ दिया जाए कि इसका सर्वांतर क्या होगा तो सर्वांतर ध्यान देंगे यहाँ पे, सर्वांतर जो हम लोग डी निकालते हैं यह निकालते हैं T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। बच्चों ध्यान देंगे कि सर्वांतर डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर सर्वांतर ज्ञात किया जाता है। और इसमें देखेंगे कोई भी 2 पद लेंगे क्रमागत तो उसको अगर अंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को निकालेंगे तो समान ही आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग T2 माइनस T1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? तो 6, T2 का मान 6 है, T1 के मान 4 है। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यह 2 जो निकल के आया है सर्वांतर है। अगर हम लोग चाहें कि भाई आगे तीसरे पद से निकाला जाए तो T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे तो यहाँ से हम लोग का सर्वांतर निकलेगा 8 घटाओ 6 से। 8 घटाओ 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 सर्वांतर निकल गया। फिर हम लोग आगे निकालेंगे T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 तो T4 का मान 10 है। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सभी डी समान हैं, सभी डी समान हैं। हम लोग डी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम लोग डी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम लोग डी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को अब डी निकालने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कोई भी अनुक्रम दिया है और वो अनुक्रम एपी में है तो हम उसके पहले पद को पहला पद कहते हैं और उसे ए से सूचित करते हैं तो ए का मान 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें डी निकालना होगा तो किसी भी 2 क्रमागत पद को घटा करके डी निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पे सभी डी समान है, सभी डी समान है। जब सभी डी समान होते हैं तभी जाके कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा। अगर ये डी बराबर नहीं आएगा, अलग अलग आ जाएगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए, तो फिर हम लोग इसमें एक और बात को जान लेंगे। अगर कहीं इस तरह का अनुक्रम दिया रहता कि एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो आगे का 3 पद बताइए, आगे का 3 पद बताइए, चाहे 4 पद बताइए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते, तो यहीं पे समझ लेंगे। आगे का 3 पद, चाहे अगले 3 पद, अगले 3 पद। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि अनुक्रम को बताएं कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो आगे का 3 पद बताइए। तो हम लोग यहीं पे उस बात को समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ समझ गए कि पहला पद ए 4 हो गया। उसके बाद सर्वांतर निकालना, तो यह 3 विधि है, तीनों में से कोई विधि से सर्वांतर निकाल सकते हैं। अगर चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं तो इस तरह से सारे पदों को घटा करके देखेंगे। अगर बराबर आ जाएगा, सर्वांतर यानी डी बराबर आ जाएगा तो अनुक्रम जो होगा समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये सब हम लोग चेक कर लिए। इसके बाद इसमें सवाल आएगा कि अगले 3 पद बताएं। तो अगले 3 पद के लिए हम बता देते हैं। अंतिम पद में जो हम लोग का सर्वांतर डी आता है उसको जोड़ करके आगे हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें अगला 3 पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे T4 तक हम लोग का पद है, अगले 3 पद बताना है तो हम लोग को T5 बताना पड़ेगा। T4 के बाद क्या आएगा? T5 आएगा। तो T5 बताने के लिए यह अंतिम पद जो 10 है ना, उसमें D को जोड़ करके बता देना है। यानी 10 है और D का मान कितना है? 2 है, तो इस 2 को जोड़ करके बता देंगे।
तो पाँचवा पद हो जाएगा 12। ठीक है, फिर छठा पद बताना होगा, तो फिर हम लोग अंतिम पद अभी 6 हो जाएगा, इस 12 हो जाएगा। तो 12 में फिर इस 2 को जोड़ देंगे, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग को अगला पद निकालना है, तो 7वां पद निकलेगा। 7वां पद निकालना है तो फिर छठा पद में 2 जोड़ देंगे, तो फिर हम लोग का अगला पद 16 निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि यह अनुक्रम दिया हुआ था, यह अनुक्रम को हम लोग चेक कर लिए कि यह एपी में है। एपी में है क्योंकि इसके पदों का अंतर समान है। जब पदों का अंतर समान होगा तभी जाके वह एपी में होगा। अगर पद का अंतर समान नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। और जब एपी में है तो उसको हम लोग T1 T2 T3 T4 से अंकित कर लेंगे। उसका पहला पद ही बता देंगे। अगर डी बताना होगा तो याद रखेंगे आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर डी निकाला जाता है। यानी T2 माइनस T1 निकालेंगे तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। फिर T3 माइनस T2 8 घटाओ 6 2 हो गया। फिर T4 माइनस T3 8 घटाओ 10 2 आ गया। तो ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे? जब हम लोगों को चेक करना होगा अनुक्रम को कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो उस स्थिति में हम सारे पदों का अंतर घटा कर देखेंगे। अगर पदों का अंतर समान हो जाएगा तब हम इस अनुक्रम को एपी में कह देंगे। ठीक है, और जब यह एपी में हो जाएगा तो आगे का 3 पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे आपको और अनुक्रम लिखकर बताते हैं कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। ठीक है, तो दूसरे नंबर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है? तो है एग्जाम्पल अनुक्रम। अगर लिखा रहे कि अनुक्रम 3 5 8 10 15 डैश डैश ऐसे अनुक्रम लिखा हुआ है। इस अनुक्रम को हम लोगों को जांचना होगा कि यह एपी में है कि नहीं है। तो किसी भी अनुक्रम को एपी में जांचने के लिए आपको क्या करना है? तो देखना है, सोचना यह है कि 2 पदों का अंतर समान है कि नहीं। अगर क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो तो वह एपी में हो जाएगा। अगर क्रमागत 2 पदों का अंतर समान नहीं हो तो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ देख लीजिए 3 5 में का अंतर कितना का है? 2 का है। 5 8 में अंतर कितना का है? 3 का है। तो यहाँ दोनों अलग अलग अंतर आ गया। जब दोनों अंतर अलग अलग आ गया तो यह एपी में नहीं होगा, यानी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है दोस्त, फिर इसमें अगला पद जो 3 पद होता है, तो जब समांतर श्रेणी में होता है तभी जाकर अगले 3 पद ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यह अनुक्रम एपी में नहीं है। लिख देंगे कि यह अनुक्रम एपी में नहीं है। ठीक है दोस्त, एपी में क्यों नहीं है? तो दोनों क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अगर यहाँ भी पद का अंतर देखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। तो इस तरह से पदों का अंतर समान, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो यह एपी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल को लेकर के आ रहे हैं। अगर दिया हुआ है अनुक्रम √2 √8 √18 √32 ये अनुक्रम दिया हुआ है। यह अनुक्रम एपी में है कि नहीं है? एपी में है कि नहीं है इसको चेक करना है। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसके अंतर को हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे √2 8 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 दूना 18 होता है। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 √2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 32 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है और 4 √2 हो जाएगा। तो यह अनुक्रम है। तो इस अनुक्रम को बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो अनुक्रम को एपी में बताने के लिए हम लोगों को सर्वांतर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकलता है? तो 2 क्रमागत के पदों का अंतर निकालते हैं, जिसमें से एक आगे वाले पद में से एक पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो हम इसको बताए थे आपको कि इसको T1 T2 T3 T4 इसे मान लेंगे। तब हम लोग डी निकालेंगे। डी निकालने का सूत्र क्या होता है? T2 माइनस T1। एक आगे वाले पद में से एक पीछे वाले पद को घटाते हैं।
तो 2√2 माइनस √2, यहाँ 2√2 है, इसमें से एक √2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 1√2 बच जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग और डी आगे निकालेंगे, T3 माइनस T2 करके निकालेंगे। तो T3 का मान कितना है, ये सब T3, T4, T2, T1। तो T3 का मान कितना है 3√2 माइनस T2 का मान कितना है 2√2, इसको घटाएंगे तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो बचेगा √2, ठीक है। उसके बाद हम लोग T4 माइनस T3 करेंगे। तो T4 का मान क्या है 4√2 है, अब माइनस T3 का मान है 3√2। तो 4√2 में से 3√2 को घटाना है तो घट जाएगा, यह 4√2 में से 3√2 घटेगा तो बचेगा केवल √2। तो यहाँ देख रहे हैं जो सर्वांतर है D, उसका मान जो है सब बराबर है, √2 आया। तब हम लोग यह इस अनुक्रम को कह सकते हैं कि यह AP में है। इस अनुक्रम को क्या कह सकते हैं कि AP में है, AP यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी AP में है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग पहचान लिए कि कौन अनुक्रम AP में है, कौन अनुक्रम AP में नहीं है, कौन अनुक्रम AP में है। इस तरह से हम लोग आगे भी कई संख्या मिलेंगे, आप देख लेंगे, उसमें पदों का अंतर करके देख लेंगे। अगर पदों का अंतर समान आ रहा है तो वह अनुक्रम AP में होगा, अगर पदों का अंतर समान नहीं आएगा तो वह अनुक्रम AP में नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो आइए दोस्त, अब हम लोग आगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को देखते हैं कि व्यापक रूप इसका क्या होता है। और ध्यान देंगे, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से एक फार्मूला हम लोग निकालेंगे, तैयार करेंगे, तो इसे अच्छा से समझिए। इससे एक फार्मूला हम लोग को याद भी हो जाएगा और व्यापक रूप भी याद हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या इसको सामान्य रूप भी बोलते हैं, सामान्य रूप, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 4d, डैश डैश आगे तक ले रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहला पद को T1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को T2 से सूचित करते हैं, और तीसरा पद को T3 से सूचित करते हैं, चौथा पद को T4 से सूचित करते हैं, और पांचवा पद को T5 से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे बहुत मज़े की बात है कि देखेंगे कि T1, T2, T3, T4, T5 ये सीरियल नंबर से बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ T2 है और यहाँ से D आना चालू हो गया, तो T2 होगा तो D2, अगर T2 है तो D एक ही गो है। उसके बाद T3 है तो D उससे एक कम है, D उससे एक क्या है, कम है, समझ में आ रहा है। T3 है तो यहाँ पे D जो है 2 ही है, अगर T4 है तो यहाँ पे D क्या है, तो 3D ही है। उसके बाद अगर T5 है तो यहाँ D क्या है, एक कम है। जितना पद होगा उस पद में से एक D कम हो जाता है। अगर पहला पद T1 होगा तो उसमें D रहेगा ही नहीं, उसमें D रहेगा नहीं। अगर दूसरा पद में हम लोग आते हैं तो उसमें पद होगा 2 तो D होगा 1 ठो, पद होगा 3 तो D होगा 2D। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस D, a प्लस 2D, a प्लस 3D, a प्लस 3D, a प्लस 4D। हम लोग को यहाँ समझना यही था कि अगर यहाँ T3 है तो उससे एक कम D होता है, उससे एक कम D होता है, यानी यहाँ 2 ही D होता है। तो अगर हम लोग को समांतर श्रेणी का अंतिम पद प्राप्त करना हो, यानी nवां पद प्राप्त करना हो Tn, तो इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ n है तो इस n से एगो कम यहाँ पर n होगा, यानी a तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद n-1d हो जाएगा, n-1d हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि Tn का यह सूत्र बन जाता है a प्लस n-1 इंटू d, a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि T1, T2, T3, T4, T5 यह n पदों तक है, यानी अंतिम पद है Tn।
उसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो समान रूप है, जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ तीसरा पद है तो उससे को कम डी है, चौथा पद है तो उससे को कम डी है यानी 3d है, पांचवा पद है तो उससे कम डी है यानी 4d है। उसी तरह से अगर हम लोग का nवां पद tn होगा तो उससे एक कम डी होगा यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एक हम लोग को सूत्र प्राप्त हो जाता है, अंतिम पद, सूत्र किसका है, अंतिम पद का, अंतिम पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र प्राप्त हो गया। इसी सूत्र पर हम लोग आगे सवाल को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस पर एक ठो सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, एपी है, एपी है 3, 6, 9, 12 डैश 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 का 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, ये हम लोग को क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी अंतिम पद 25 है, अंतिमवा 25वां पद का मान बताना है। 25वां पद का क्या करना है, मान बताना है। तो इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो आपको पहले भी बता दिए कि जो शुरू में जो पद होता है उसको ए कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ए, प्रथम पद को ए कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ए बराबर जो होगा प्रथम पद, प्रथम पद ए जो है उसका मान 3 है। उसके बाद हम लोग सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर कैसे निकालते हैं भाई, तो समांतर निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर t2 माइनस t1, सबका सर्वांतर समान होगा। यह एपी में है, इसको चेक नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं, या तो एपी में ऑलरेडी दिया हुआ है तो सब में पदों का अंतर समान है। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ सर्वांतर डी जो हो जाएगा t2 माइनस t1, 6 घटाओ 3, 6 में से 3 घटेगा तो 3d का मान निकल गया। उसके बाद 25वां पद जो है यह निकालना है, ये इसको हम लोग n मानेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को n कहते हैं। n का मान दिया है 25। ठीक है, n का मान दिया है 25। तो हम लोग को अंतिम पद निकालना, अंतिम पद यानी जो हम लोग लिखे थे tn यही अंतिम पद है, तो इस n के जगह पर रख देंगे तो t25 का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग इस सूत्र को लेकर के आएंगे। सूत्र क्या था हम लोगों का, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn के जगह पर n का मान 25 रखेंगे तो t25 हो जाएगा। a का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 रख लेंगे। फिर n का मान 25 है, 25 रख लेंगे, 25 यहाँ पे है। -1, d का मान कितना है, तो 3 है, तो फिर यहाँ d का मान 3 रख लेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 प्लस 25 में से घट जाएगा तो 24, 24 गुना 3, फिर आगे बढ़ा दिए 3 प्लस 24 तियाँ 72, 24 तियाँ कितना जाता है 72, और 72 में 3 जोड़ देंगे तो 75। इस तरह से हम लोग का t25वां पद का आंसर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसे आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, घबराइए नहीं, इत्मीनान से इसको समझिए, परीक्षा में इससे सवाल आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो AP 21, 42, 63 डैश डैश 42 420 तक कितने पद है, 420 तक कितने पद है, इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना है। जो आपको फार्मूला बताया tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी फार्मूला का उपयोग करके यहाँ हम लोग सवाल को देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे यहाँ a का मान कितना है भाई, तो a का मान यानी प्रथम पद 21 है। अगर d निकालना चाहेंगे तो t2 माइनस t1 निकलता है, d सर्वांतर, तो 42 घटाओ 21, 42 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे अंतिम में ये है, अंतिम 420 तक, 420 तक कितने पद है, तो पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, n कहते हैं उसको। यहाँ 420 जो दिया है यह अंतिम पद दिया है, यानी tn बराबर दिया है आपको 420,
Tn बराबर कितना दिया है 420। तो हम लोग को निकालना है पदों की संख्या n बराबर वाट, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें क्या समझना है भाई आपको, तो कहने का अर्थ है कि 21 42 63 डैश डैश 420 तक लिखा गया है, तो इसमें कितने पद शामिल है उस पद का मान बताना है। तो उसे निकालने के लिए हम लोग ए डी टी एन को देख लिए, उसके बाद पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या जो है हम लोगों का n, इसको मान निकालना है। तो इसमें कितने पद है इस पद का मान बताना है। तो हम लोग Tn सूत्र से चलेंगे। तो सूत्र हम लोग अभी देखे थे कि सूत्र क्या है, तो Tn बराबर अंतिम पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस पर हम लोग मान को रख देंगे, मान रख कर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो Tn का मान हम लोग क्या रखेंगे, तो 420, a का मान क्या रखेंगे, तो 21, a का मान कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, प्लस n का मान पता नहीं है, इसका मान निकालना है n माइनस 1, d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पे हम लोग का 21 है। ठीक है, 420 माइनस 21, उसके बाद हम लोग के इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 21। तो 420 में से कैसे घटाइए, 9 399 बच जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद n माइनस 1 इंटू 21 को फिर बटा में लेकर आएंगे, तो 399 बटा 21। तो कटाइए इसको, इधर बच जाएगा क्या n माइनस 1, 7 से कटेगा, 7 3 के 21, 7 5 35, 7 7 49। ठीक है, फिर यह कट जाएगा 19 3 57, 19 बार में कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। तो 19 बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1, इस n को मान निकालेंगे तो 1 को इधर लाएंगे, तो 19 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 20, n बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्त, AP 21 42 63 डैश डैश 420 तक कितने पद हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद हैं, 20 पद हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, जटिल क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर हम लोग देख करके नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को यह फार्मूला लगा करके n का मान निकाला जाता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी हम लोग देख लेंगे कि इसमें भाग कर देंगे तो हम लोग का 20 आ जाएगा। अगर हम लोग संक्षेप में देखेंगे तो n बराबर निकालना होगा, तो अंतिम पर 420 है, उसमें हम लोग 21 से भाग कर देते तो डायरेक्टली आंसर आ जाता। ठीक है दोस्त, लेकिन कभी कभी ऐसे अंक दे देते हैं जिसको बताने में कठिनाई होती है, तो उसको इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को सलूशन करेंगे तो दिखेंगे क्या दिया हुआ है, तो AP दिया हुआ है, AP जो है आपका x प्लस 2 3x 4x प्लस 1, यह 3 AP का पद है। तो ये हमारा क्या होता है T1, ये क्या होता है T2 और ये क्या होता है T3। तो हम लोग कोई पद AP में रहता है तो उसके सर्वांतर बराबर होते हैं, उसके सर्वांतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोई पद AP में हो तो उसका सर्वांतर बराबर होता है। तो सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 से या T3 माइनस T2 से निकालते हैं, इसे हम लोग सर्वांतर निकालते हैं। तो यहाँ और यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग x का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे T2 का मान कितना है 3x माइनस T1 का मान क्या है x प्लस 2 है। उसके बाद T3 का मान क्या है 4x प्लस 1 है। उसके बाद माइनस T2 का मान कितना है, तो 3x है। ठीक है दोस्त, तो AP में है जिसके कारण इसके सर्वांतर बराबर होते हैं। तो यहाँ सर्वांतर यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, ये सारा सर्वांतर समान होता है। तो इसलिए D बराबर हम लोग लिख लेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यहाँ इसलिए कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, 3x माइनस से गुना कराएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस 1
-3x हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 3x में से x घटेगा तो क्या बचेगा 2x - 2, यहाँ 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा +1। ठीक है, x वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो 2x + x इधर आके -x हो जाएगा, ये -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा। 1 तो पहले से है, फिर 2 आकर इधर जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, 1 2 जोड़ेंगे तो 3। तो इस तरह से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, इस तरह से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, समझ लेंगे और भी इस क्वेश्चन पर सवाल बनाने का प्रयास करते रहेंगे।